हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारा लेक्चर नंबर 4 में। जो हम लोग बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 68 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में बना देते हैं आपको। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपके पास दो ट्रेंगल दिया है। तो दो ट्रायंगल का अगर देखिए समरूप दिया है, तो बोला है कि ABC का परिमाप दिया है और DEF का परिमाप दिया है। तो पूछा है कि एक साइड दिया है तो दूसरे साइड का आपको बताना है। तो समझिएगा कि अगर दो ट्रायंगल ABC अगर समरूप त्रिभुज है, क्या है, अगर समरूप त्रिभुज है, तो अगर ट्रायंगल ABC समरूप है तो मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं ABC, और आपके पास यहाँ पे दिया है DEF, ये त्रिभुज समरूप है। तो समझ लीजिए कि इसका साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा एकदम बराबर होगा। मतलब AB/DE AC/DF और BC/EF के एकदम क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज़ यहाँ से लेकिन हमको परिमाप दिया है, तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर मान लीजिए इसका परिमाप को हम P1 मान लें, इसका परिमाप को क्या मान लें, P2 मान लें, ठीक है। अगर इसका मीडियन भी दिया रहता, मान लीजिए मीडियन M1 मान लेते हैं या M2 मान लेते हैं, मीडियन को हम M1 मान लेते हैं या मीडियन को M2 मान लेते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है तब बना सकते हैं। तो साइड का रेशियो मतलब S1/S2, चाहे कोई भी साइड हो, AB हो, D हो, चाहे BC हो, इतना तो साइड यहाँ पे परिमाप का मतलब P1 हो, P2 हो, या मीडियन M1 हो बाई M2 हो, ये सारी बातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होता है या दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो, उसका परिमाप का मतलब पेरीमीटर का रेशियो और उसका मीडियन का रेशियो बराबर होता है। तो चलिए साइड का रेशियो यहाँ पे ले लेते हैं। तो ABC और DF है, तो AB में देखिए कि उसका कितना दिया 30, तो परिमाप ये वाला वैल्यू से हम लोग निकाल पाएंगे। नहीं तो और कुछ दिया तो 30 से निकालते हैं। तो परिमाप कितना दिया है, 30/20 कर लेते हैं, क्योंकि ABC में 30 है। AB का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 दिया है, और DE का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है। तो एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे और 3 से 4 बार में जाएंगे, तो आपका डी का वैल्यू डी कितने लगेगा, तो 8 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना आएगा, डी का वैल्यू आपके पास 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो 69 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 69 नंबर में क्वेश्चन आपके पास है कि अगर एक पी है जो एक वृत्त के बाहर एक कोई पॉइंट पी है, तो पी क्यू और क्यू आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो पी क्यू का वैल्यू 6 है, तो पी आर का वैल्यू बताना है। तो एक चीज़ सोच लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है तो अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, पी, मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो ए हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं कि बी हो गया। तो अगर किसी वृत्त के बाहर कोई पॉइंट हो, मतलब किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ए पी और मान लेते हैं कि ए पी जो होगा बी पी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पी आर और क्यू आर बोल दिया है। यदि किसी पी बिंदु से पी आर यहाँ पे मान लिया, एक जगह पे क्या मान लिया है, आर मान लिया है, और इसके बाद क्या मान लिया है, पी क्यू मान लिया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि पी क्यू का जो वैल्यू होगा, पी क्यू का जो वैल्यू होगा पी आर के क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। तो जब बराबर हो गया तो पी क्यू का वैल्यू 6 है, तो पी आर का वैल्यू भी कितना होगा, 6 भी हो जाए। मतलब वृत्त के बाहर कोई भी पॉइंट है तो दो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। अरे व्यास दिया है मतलब डायमीटर दिया है, तो डी का वैल्यू 14 है, डी का वैल्यू 14 है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो फिर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिखेंगे 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 से 7 काट दिए, 22 में 7 से जब गुना कीजिएगा तो 154 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। व्यास दिया है तो रेडियस निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, कहानी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 70 मतलब 70 और 71 एकदम नहीं है, यहाँ पे परिधि पूछ लिया गया है, तो कुछ बात नहीं था। यहाँ पे व्यास, जब हमारे पास व्यास का वैल्यू दिया था 14, मतलब डायमीटर आपके पास कितना दिया है, 14 दिया है, तो डायमीटर 14 दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा, फिर से 7।
तो हमसे पूछा क्या है कि परिधि पूछा है, मतलब परिमिति। पी का मतलब 2πr होता है, तो 2πr मतलब कितना 2 × 22/7 × 7 लिख लीजिए, क्योंकि रेडियस 7 है तो 7 से 7 कटेंगे, आएगा 44। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, डायमीटर दिया है तो आपसे एरिया पूछ लिया, और आपके पास डायमीटर दिया है तो सरकमफ्रेंस पूछ लिया। आप दोनों का दोनों बना सकते हैं आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया 72 की ओर। यदि बोला कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर दिया, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। एक चीज़ समझिए यहाँ से कि आपके पास वृत्त की परिधि का वैल्यू और वृत्त का व्यास का वैल्यू गिवन है 29, मतलब कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल का जो सम दिया है, मतलब ऐड दिया, मतलब एडिशन जो दिया है 29 दिया है। तो लिखिए द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 29 देन द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर सर्कल पूछा है, तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr अब प्लस व्यास कितना होता है, व्यास मतलब डी का वैल्यू कितना दिया 29 दिया है। ध्यान से देखिए मेरी बात को, तो यहाँ से 2π है ना, तो 2r लिखिए 2r, पाई इंटू यहाँ लिखते हैं 2r प्लस डी बराबर 29। तो अब देखिए 2r को हम डी लिख सकते हैं, मतलब कि डी बराबर 2r होता है ना, डी बराबर 2r मतलब रेडियस का डबल होता है। तो ये लिखेंगे डी इंटू पाई प्लस डी बराबर 29। तो आपके पास यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 1 बराबर कितना आ गया 29 आ गया। तो फिर डी का जब वैल्यू लिखेंगे तो डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, डी इंटू है ना, डी इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 प्लस 1, 7 प्लस 1 बराबर कितना 29। अब एलसीएम जब 7 लेंगे तो डी इंटू एलसीएम यहाँ पे 7 आएगा, तो लिखेंगे जब 22 प्लस 7 बराबर कितना 29, 22 7 29, 29 कट गया तो डी का वैल्यू होने जाएगा कितना आएगा 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपके पास कंसेप्ट था कि डी बराबर 2r होता है, लेकिन इसका सम दिया था कि 29 दिया है, 2πr प्लस डी बराबर 29। तो 2π को हम 2r को हम लोग फिर से डी माने, तो पाई डी प्लस डी बराबर 29, तो डी कॉमन निकाले तो पाई प्लस 1 है, पाई प्लस 1 22/7 प्लस 1 मतलब 29/7 है, 29/29 कट गया तो आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो पूछा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। द एरिया ऑफ द लेफ्ट पार्ट आफ्टर कटिंग ए सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए क्या क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से, मुझे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वृत्त निकाल दिए, यहाँ से इसका रेडियस कितना दिया है 8 दिया है। अब इसमें से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका मतलब है कि उसका जो रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग काट के निकाल दिए, तो जब इसको काट के निकाल दिए, ये वाला पोर्शन को हम काट के निकाल देते हैं, तो इस काट को निकाल देंगे तो ये वाला चीज़ रिंग का, मतलब एक तरह से रिंग का है, तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो सिंपल सा है, होता है पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर, छोटकी आर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वहीं आएगा आंसर। यहाँ से पाई कॉमन हो जाता है तो होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो फिर इसको फिर से अच्छा से लिखते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी होता है, आर प्लस आर भी लिखते हैं, बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब यहाँ से पाई का वैल्यू तो लिख लेते हैं, पाई का वैल्यू पाई आर प्लस आर, इसका 8 है, और छोटे वाला का त्रिज्या कितना था जी, इसका 6 सेंटीमीटर व्यास था तो 3 था, 8 प्लस 3 लिख दिए। अब प्लस कितना लिखेंगे 8 माइनस 3 लिखेंगे तो कितना आएगा पाई इंटू 8 3 कितना हो गया 11 इंटू 5 तो आएगा 55 पाई आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर तो सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, बहुत बच्चा क्या करेगा ना, 8 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या दिया है और 6 सेंटीमीटर अगर व्यास दिया है, ये वाला व्यास दिया है, तो बच्चा क्या करेगा कि 6 ले लेगा, 8 इसका रेडियस मान लेगा और उसका 6 मान लेगा, 6 नहीं, यहाँ पे व्यास दिया है, तो आपको गलती नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगाइए कि बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही आंसर है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की ओर। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल दिया है 4√3, इसका वैल्यू दिया है √3/4 इंटू ए के स्क्वायर के बराबर। तो √3 से √3 कट गया, तो 4 से गुना करेंगे 16, 16 इंटू ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना, तो √16 मतलब 4 आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 4 डालेंगे तभी तो आएगा ना 16। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, 4 होगा। आपको याद रखना है, याद कर लें कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साइन 3 बराबर cos a माइनस 30। तो एक चीज़ समझिए, तो ए का वैल्यू पूछा है। तो एक बात याद रखिए कि अगर यहाँ साइन है, अगर यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास साइन है, इस बात को समझिए, यहाँ साइन है, ये ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ साइन 3a है, यहाँ पे कॉस है, cos a माइनस। अगर यहाँ भी कॉस बना लेंगे, यहाँ भी कॉस बना लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। तो साइन को अगर कॉस में बदलना हो तो हम जानते हैं, अगर हम लिख दें कॉस 90 माइनस अगर थीटा लिख दें तो ये बदलता है साइन थीटा में। ठीक है, साइन थीटा में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 3a लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहीं पे ऐसे यहाँ लिखते हैं कॉस 90 माइनस 3a, कोई गड़बड़ नहीं है। कॉस 90 माइनस 3a को साइन 3a, तो यहाँ साइन 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे जो वैल्यू है ये इसके बराबर है कॉस a माइनस, देखिए 90 माइनस 3a का वैल्यू a माइनस 10 के बराबर। 90 माइनस 3a का जो वैल्यू है वो आपके पास आएगा a माइनस 10 के बराबर आ गया। तो इस a को उधर ले जाओ, इस a को इधर लाओ, तो 10 90 और 10 कितना हो जाएगा, इधर 100 होगा, इधर 4a हो जाएगा। तो 4 से कटेगा 25 टाइम्स में, तो a का वैल्यू आ गया आपको पास 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, साइन को कन्वर्ट कर दिए कॉस में। कैसे, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। लेकिन हम लोग इसको भी बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि एक ही एंगल है 3a, तो उसको हम लिख लें कॉस 90 माइनस 3a, तो वहाँ से बदल गया। फिर इसको हम लोग आराम से कंपेयर करके निकाल दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में क्या है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर प्लस बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा अगर सिस्टम दिया हुआ है तो समझिए थोड़ा सा देर के लिए। अगर कोई यह A, यह B और C, तभी ना देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, मतलब AC का मतलब कि ये अगर अकेला है, इसका मतलब हाइपोटेनस है, तो AC हाइपोटेनस बनेगा तो B हमारा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो B का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। यदि बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। मतलब कि देखिए, ये क्वेश्चन को करते हैं बिंदु Q से वृत्त पर, ठीक है, एक कोई Q पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट Q है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा अच्छे से एक बना लिए और यहाँ से वो लाइन खींचते हैं, ये पॉइंट है। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक है, तो पूछा क्या गया है, ये पॉइंट Q है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, तो इसका लंबाई दिया है कितना, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, स्पर्श रेखा की 24 है, और केंद्र से कुल दूरी कितना है, 25 है। केंद्र से कुल दूरी 25 है, तब समझिए कि ये जो चीज़ होता है, हम बताए हैं कि अगर स्पर्श रेखा है ना, तो अगर सेंटर से उस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर डालेंगे तो 90 डिग्री, तो 90 के सामने 25 है। ठीक है, 90 के सामने 25 है, ये 24 है, तो आपको ये वाला वैल्यू रेडियस निकालना है। तो कुछ नहीं, ये हाइपोटेनस है ना जी, हाइपोटेनस जब है तो आपको ट्रिपलेट एक पता होगा,
कितना होता है 8 24 25 8 आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो आपको मान लीजिए केंद्र ओ है तो ओ पी का जो वैल्यू निकालना है वो हो जाएगा √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर तो माइनस कर देंगे। 25 का मतलब 625, 24 का मतलब 576, तो आपका आएगा 64। कितना आएगा? नहीं 64 नहीं 49 है। कितना आएगा? 49। तो आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा। 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। तो आपका ये वाला आंसर हो गया 77 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ था नहीं इस सवाल में, आपको बस बनाना था, फिगर बनाया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 78 की ओर। एक सिक्के को उछाला जाता है तो जीत आने की प्रक्रिया क्या है? अरे जब सिक्का निकालते तो चीत और पट 2 होता है। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो एच और क्या आएगा? टी आएगा। तो आपसे पास क्या पूछा है? चीत आने का, तो चीत को शायद एच बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमको एच निकालना है तो इसको एच कितना है? एगो है, टोटल कितना है? तो 1/2 आएगा। चीत या पट आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? सिक्का उछालेगा, चीत निकाले चाहे पट निकालो, हाफ ही आता है, क्योंकि कोई एक आने का चांस कितना है? या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, 50-50 चांस है। 50% को 1/2 बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। यदि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की परीक्षा इतना है तो सौम्या के फेल होने की परीक्षा कितनी है? अगर उसको पास होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर पास होने का 4/5 है, ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डॉट का मतलब नहीं होने का 1 में से घटा देते हैं। तो 1 में से घटाएंगे तो 1/, कितना आएगा? 5 आएगा। तो पूछा है कि फेल होने की परीक्षा कितनी है? पास, फेल होने का मतलब पास नहीं होने का चांस है, सिंपल सा। तो फेल हो जाएगा कितना? 1/5 हो जाएगा। जो भी प्रोबेबिलिटी अगर है और पूछेगा नहीं है तो 1 में से आप हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है। 2 cos 6 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 अकॉट 50 दिया है, तो cos माइनस cos 0 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से बात आती है, अब इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आपका गलत लग रहा है, यहाँ 67 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितना है? 6 नहीं होगा, 67 होगा। तो 67 होगा, तो cos 67 साइन 23, क्योंकि इसको हम cos में बदल सकते हैं, तो ये कट जाएगा। और tan 40 और cot 50 ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं tan 40 लिख सकते हैं, तो कट जाएगा। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा -1, और यहाँ बचा फिर से cos 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो 2 - 2 दैट मीन्स कितना? 0। 2 - 2 सॉरी 2 - 2 कितना होगा? 0 होगा। तो चलते हैं, अब ऑप्शन नंबर कौन हो जाए? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। इसका माध्यक पूछा है, समझिए। चलिए हम तीनों चीज़ बताते हैं। अगर इस चीज़ का माध्यक पूछा है, अगर इस चीज़ का क्या पूछा है? माध्यक पूछा है, तो माध्यक में कुछ नहीं होता है। आपको नंबर को सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 8 है। तो आपको बीच वाला नंबर देखना है। अगर ये 5 को नंबर है, तो 5 को नंबर है, तो आपको बीच में कौन आएगा? ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, तो बीच में कौन सा आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक और नंबर यहाँ पे 9 रहता, तो बीच में भाई तो इधर से काटे तो 5 और 8 होता है ना, तो 13/2 करते हैं। यहाँ लिखना पड़ता है 5 + 8/2 मतलब 13/2 मतलब 6.5 आंसर होता है। ठीक है, लेकिन हमसे माध्यक पूछा है, 5 ही को नंबर है, तो बीच वाला कौन आएगा? तीसरा नंबर बीच वाला में आएगा। तो नंबर अगर समझिए, एन का वैल्यू मेरे पास कितना है? 5 है ना, तो आपके पास जब ऑड नंबर रहे ना तो एक उसमें जोड़ दीजिए, तो 5 × 1 = 6 मतलब आएगा कितना? 3। तो तीसरा पे जो आएगा वही आंसर। तो 1 2 3 तीसरा पे कौन आएगा? 5 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। इसका बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब होता है कि इसमें कौन ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो आपको लिख लीजिए ऐसे कि 2 कितना? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 8 दिख रहा है। 2 देखिए क्या गो है? 1 गो, 2 गो, 2 कितना है? 2 गो। 3 कितना है? 1 2 3 और 4, 4 गो 3 है, और 5 के गो है? 5 1 गो है, 8 2 गो है। तो इसका जो ज़्यादा रिपीट करता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा?
तो 3 हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका माध्यिका पूछ देता, इसका माध्यिका पूछता, इस क्वेश्चन का माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो नंबर पहले सजाते हैं, तो लिखते हैं 2 2 2 2 गो है, 3 गो 4 है, 3 4 गो है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 8 है। बीच में देखते हैं, चलिए हेने से 2 उड़ाए, हेने से 2 उड़ा दिए, हेने से 2 उड़ाइए, हेने से 2 उड़ाइए, तो बीच में 3 आ रहा है, तो आंसर इसका भी 3 ही आता है। तो माध्यिका भी 3, लेकिन बहुलक पूछा तो आंसर कितना था 3 4 गो, जो ज़्यादा है वही बहुलक होता है। अब माध्यिका निकालने के लिए जो बीच में आता है, लेकिन सजाने के बाद जो बीच में आता है। चलते क्वेश्चन नंबर 83। तो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है, मतलब क्लास मार्क निकालता है। तो कोई भी वर्ग अंतराल है ना, तो अगर उसका वर्ग चिन्ह निकालना है तो कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 + 20/2 मतलब 15 आंसर। अगर क्लास मार्क निकालना है किसी भी क्लास इंटरवल का, तो कुछ नहीं किया जाता है, दोनों नंबर को जोड़ के /2 कर दिया जाता है, तो क्लास मार्क निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब चलते क्वेश्चन नंबर 81 में। तो वर्गों की लंबाई कितनी है, तो वर्गों की लंबाई देखिए समझते हैं, लंबाई ऐसे निकालते हैं कि द लेंथ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 5 से 10 है, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, तो लिखते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, किसी का भी निकालिए। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो डिफरेंस देखिए, दो वर्ग अंतरालों का डिफरेंस कितना है, तो 5 है, तो वहीं उसका लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो वहीं उसी को लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा आपका पास, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। सेक ए प्लस tan ए 1 - sin ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए लिख देते हैं। ठीक है, tan को लिखेंगे कितना sin a/cos ए। ठीक है, अब यहाँ से इसको रख दीजिए, यहाँ पे है 1 - sin है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, नीचे cos ए एलसीएम, ये आ गया cos ए, ऊपर में आ गया 1 + sin ए, फिर एक और ऊपर में एक और है 1 - sin ए। अब ऊपर में देखिए 1 + sin है, 1 - sin है, तो इसका मतलब a + b और a - b, तो a² - b², तो मतलब 1 - sin² ए अपॉन नीचे कितना है cos ए है नीचे, तो 1 - sin² को cos² ए बोलते हैं, 1 - sin² ए को बोलते हैं cos² ए। नीचे आपके पास एक cos ऑलरेडी है cos ए, तो cos ए से ए को cos कट गया, तो बचा आंसर क्या cos ए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता है, हम आपसे बोले हैं कि आपको क्या कर देना है, साइन और कॉस में ही बदल देना है। तो सेक का उल्टा कॉस, tan का sin θ/cos θ, जो यहाँ पे वैल्यू था उसको छोड़ दिए थे, फिर एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद 1 + sin ए 1 - sin ए बचा, तो a + b और a - b बचा, तो उसका फॉर्मूला a² - b²। और 1 - sin² ए को हम लोग बोलते हैं 1 - sin² ए को बोल देते हैं cos² ए, क्योंकि cos² ए + sin² ए का वैल्यू 1 होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 नंबर में क्या है, यदि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, और एक संख्या को हटा देते हैं तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, आपके पास एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे। 5 संख्याओं का माध्य, तो टोटल 5 गो संख्या का सम कितना होगा 18 × 5 मतलब 90 रहा होगा। 5 संख्या कितना रहा होगा 90 हो गया। अब एक गो संख्या हटा दिए, तो एक गो संख्या हटा दी तो 4 गो संख्या बचा। अब उसका माध्य कितना हो गया 16, तो 16 × 4 कर दे तो 64। 4 गो संख्या का सम हो गया 64, अब 5 गो का योग दिया था 90, तो इसका मतलब एक गो कितना रहा होगा, तो 90 में से आप 68 घटा दीजिए, 64 ना, 16 के 64, सॉरी कितना 64, 64 घटाएंगे तो 26 आएगा, कितना आएगा 26 आएगा। कितना आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको देखिए, अगर 5 संख्या का माध्य 18 है, ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी गई तो माध्य 16 हो गया। तो माध्य 16 होने का मतलब, अगर उसका माध्य 18 होता, अगर 18 ही होता उसको हटा देते, समझिए, उसका मान अगर जो हटाने वाला संख्या उसका 18 होता तो माध्य में कोई चेंज ही नहीं होता। 5 संख्या का 18, 4 संख्या का भी 18, लेकिन 16 होने का मतलब है कि सब में कितना कितना घट गया, कितना कितना घट गया। अरे भाई 2 नंबर और घट गया, 2 नंबर 4 को में अगर 2 नंबर घट गया तो उसमें 8 नंबर तो ऑलरेडी घट गया। अब मान लीजिए ऑलरेडी हम बोले थे कि 18 था, 8 नंबर और घट गया, तो इसी में जुड़ा होगा, अब +2 नंबर इसमें भी तो बढ़ेगा, इसमें भी तो
क्या गया 16 नहीं सॉरी कितना 8 नंबर घट गया, तो इसका मतलब कितना आएगा 26 रहेगा। सिंपल सा बात है कि अगर 2 नंबर घट गया तो घट गया मतलब वो अगर 18 होता तो 18 होता तो उसको भी 18 लिख दिए, और 2 नंबर इसमें 16 होने का मतलब कि सब नंबर 2 नंबर घट गया तो वो नंबर लेके चला गया होगा, तो 8 नंबर और बढ़ेगा उसमें 26 होगा। नहीं तो सबसे सिंपल है कि 5 नंबर का अगर मीन अगर 18 है, माध्य 18 है, तो सम कितना होगा 90 होगा। 4 को अगर 16 है तो 64 होगा, तो 9 में से 64 घटाइए, आंसर आएगा 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। बहुलक समानता वह चर मानो जिसकी बारंबारता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। हम क्या बताए थे, जब बहुलक निकालते हैं तो बारंबारता का जो वैल्यू है ना, फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। तो 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुलक जिसका निकालते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वालों को हम लोग बोल देते हैं बहुलक। अब चलते हैं 89 की ओर। तो अगर यदि इसकी माध्यिका 35 हो तो x का मान निकालें। माध्यिका 35 हो तो x का मान निकालें। तो समझिए आपके पास नंबर सजाया हुआ है ना, हाँ 24, 27, 28, 31, 35। अब समझिए इसका माध्यिका इधर से एक नंबर को हटाते हैं, इधर से एक नंबर को हम हटाते हैं, थोड़ा सा इधर लाते हैं नीचे, इधर से एक नंबर हटाइए, इधर से एक नंबर हटाइए, ठीक है। फिर इधर से एक नंबर हटाइए, 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 इधर से एक नंबर, इधर से एक नंबर, ठीक है। तो बीच में आपके पास बचा है 2 नंबर, बीच में 2 नंबर, तो वहीं बीच मतलब 34 प्लस x/2 का जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये माध्यिका है लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया है 35 दिया है। क्या दिया है 35 दिया है। तो आपके पास उसको जब 2 को उधर लेके जाएंगे तो 35 दूनी 70, 34 प्लस x बराबर 70, तो x का वैल्यू आएगा कितना 36, x का वैल्यू कितना आएगा 36 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो होगा x का वैल्यू 36 वही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 36 आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी 36, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब इस जो क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से देखिए। अगर हम क्या करें, साइन स्क्वायर एलसीएम इसका हम कॉस स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम ले लिए, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे तो 1 है तो कॉस स्क्वायर भी जाएगा, तो हमको रिप्लाई होता है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ऊपर में साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए का पहले तो 1 होता है ना, तो 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का मतलब सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर कितना आएगा ए आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लिख दिए है ना। अब डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो बोला कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन, तो 2πRh नहीं होता। देखिए सिलेंडर को बना के दिखाते हैं आपको। सिलेंडर बना दिए हम, और सिलेंडर ऐसे बना दिए, वो सिलेंडर बना दिए हम। अब पूछा है कि ये देखिए r होता है, ये भाई हाइट h होता है, ये वैल्यू भी r होता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है c का वैल्यू होता है 2πRh। तो संपूर्ण के लिए ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × πr²। तो आपके पास यहाँ से 2πr हमको दिख रहा है कॉमन, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ h प्लस 2 भी कॉमन लेंगे 2πr, h+r। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट नज़र आ रहा है। तो 2πRh प्लस 2πr²। 2πr² क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर में जो एक सर्कल है उसका भी एरिया ऐड होगा, नीचे में भी होता है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। यदि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में कितना विभक्त किया जा सकता है। मतलब अगर मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर वाला घन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है, तो अगर इसको हम क्या कर दें, पिघला दें, ठीक है, वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया जाना, तो इसको अगर कैसे छोटा छोटा विभक्त करेंगे, इसका मतलब इसको पिघला देंगे और पिघला के हम लोग छोटा छोटा बनाएंगे। तो इसका 5 सेंटीमीटर घन है तो इसका पहले वॉल्यूम निकालिए। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ए का क्यूब होता है, ए का वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब दैट मीन्स कितना
125 125 1 सेंटीमीटर का अगर घन है, अगर 1 सेंटीमीटर का अगर घन है, 1 सेंटीमीटर का घन का उसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 का क्यूब, तो 1 आएगा। तो अगर एक सेंटीमीटर का घन बनाते हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर एक में एक लगता है तो 125 बन जाएगा आसानी से। तो 125 को हम निकालते हैं, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 25 है। एक अब मान लीजिए कितना बनता है, एन, अब 1 से हमको भागा करना है, तो 1 से भाई एन का वैल्यू कितना होगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। दो बेलन की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। देखिए, दो बेलन है तो उसका त्रिज्या का वर्गों का अनुपात r1² बाई r2² का वैल्यू 2/5 है। दो बेलन है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर उसका ऊंचाई का अनुपात निकालना है, अच्छा ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, h1/h2 का अनुपात भी दिया है, 5/2 दिया है, तो उसके आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है, पाई r1², मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं h1 पाई r2² इंटू h2। अब एक बात को समझिए कि पाई से पाई काट दिए, r1²/r2² का तो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2/5 दिया है। h1/h2 का वैल्यू कितना है, 5/2 दिया है, तो 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स 1 रेशियो कितना आ गया, 1 है, क्योंकि वैल्यू 1 आया, वैल्यू कितना 1 आया, तो 1 को क्या लिखेंगे, 1:1, 1/1 है, तो 1:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अब tan 60 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 30 इंटू tan 30 है। ठीक है, वैसे तो इसका वैल्यू 1/√3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 1, tan 60 को लिखेंगे √3, इसका भी लिखेंगे 1/√3। ये तो कट गया, नीचे 1 + 1 2 हो गया। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 - 1, नीचे आ गया है √3। ठीक है, अब 1 1 + 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे ऊपर में कितना 2, तो ये वैल्यू बनेगा 2/2√3, तो 2 से 2 कटेगा, तो 1/√3। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। क्योंकि जब आप इसको 11th में जाएंगे ना, तो ये जो फॉर्मूला बना है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan b, ये फार्मूला हो जाता है tan a माइनस b का फार्मूला बन जाता है। tan a माइनस b का, तो a का वैल्यू 60 है, तो लिखेंगे tan 60 - 30, 60 - 30 बना, इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो ये आपको 11th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। चलते हैं 94 में। यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 5 हो तो p के बराबर होगा। p किसके बराबर होगा, तो दूरी फार्मूला हम जानते हैं कि इन दोनों का बीच का दूरी है। ठीक है, तो इनको बीच का दूरी निकालना है, तो 4 और 1, तो 4 - 1 मतलब 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस p - 0, तो फिर लिखेंगे p का स्क्वायर, ये कितना दिया है, 5 दिया है, तो दोनों तरफ फिर से वर्क करते हैं, वर्क करेंगे तो रूट हटेगा, तो 9 + p² बराबर कितना, 25। तो p² बराबर, अगर 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो फिर p का वैल्यू आएगा ±4 आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटेगा तो ±√16, तो 16 का वैल्यू कितना है, +-7। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। कैसे निकालते हैं दूरी, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटा के स्क्वायर कर दीजिए, फिर इस पॉइंट को इसको घटा के स्क्वायर कर दीजिए, अंडर डाल दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का वैल्यू लिख देते हैं 22/7, r का वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 2 बार, क्योंकि r² है, h का वैल्यू 15 है, 7 से 7 काट दिए, 3 से 5 बार में। ठीक है, अब 22 × 5 कितना होता है, 110 × 7,
तो हो जाएगा 77 मतलब 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब गुना करना सीखिए, पहले 22 से 5 से गुना कर दिए, फिर 7 से गुना किए। ये तो 7 में 5 से 35 गुना 22 भी कर सकते थे। आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। यदि बिंदु इतना एक संरेख हो तो बताना है कि क्या कंडीशन आएगा। संरेख होने का मतलब क्या है कि हमारा अगर 3 पॉइंट मतलब एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट हो जाए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, अगर तीनों एक ही लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट हो तो उनको हम संरेख बोलते हैं, या उसी को कोलिनियर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में। तो अगर अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है तो इससे हमारा जो ट्रायंगल का एरिया बनेगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो वैल्यू होगा ना वो 0 के बराबर होगा। तो हम आपको बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा। तो सिंपली क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए हम लिखे हाफ इंटू लिखे थे x1, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ 1 है, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है 0, y3 का वैल्यू कितना दिया है b दिया है, अब प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा 0, तो 0 लिख देंगे, तो ये वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपके पास x3 तो मतलब a दिया है, फिर लिखता है x3 का मतलब क्या y, x3 लिख दिए तो y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 2, और y2 का वैल्यू कितना है 0। ध्यान दीजिए फॉर्मूला आप याद रखें कि x1 इंटू y2 माइनस y3, अब प्लस लिखते हैं x2 लिखने के बाद लिखते हैं y3 माइनस y1, फिर लिखते हैं लास्ट में x3, फिर y1 माइनस y2। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अब ये यहाँ से जब करते चलिए हाफ यहाँ लिखते हैं, अब इसका वैल्यू 0 माइनस बी, दैट मीन्स माइनस बी, इसका वैल्यू 0, और ए में टूस करेंगे तो प्लस 2a बराबर 0, 2 जाएगा तो नहीं, तो माइनस बी बराबर माइनस बी प्लस 2a बराबर 0, तो b को उधर लगो तो 2a बराबर कितना हो गया b हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कीजिए जब भी आपका संरेख है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से चलिए यहाँ लिख देते हैं। कुछ नहीं होता है, हाफ इंटू लिखते हैं x1 y2 माइनस y1, फिर लिखते हैं x2 y3 माइनस y1, फिर यहाँ लिखते हैं x3, फिर लिख देते हैं y1 माइनस y2। यही फार्मूला को आप रट लें आसानी से, अब हम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 97 दे फिर से यही क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। जस्ट जो ऊपर में क्वेश्चन था पहले ये दिया रहता तो फिर तो और आसान होता कि चलिए हमको याद था। तो हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना दिया है 5, फिर x1 तो y2 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है 0, y3 का वैल्यू 4, प्लस लिख देते हैं x2 का वैल्यू दिया है 8, x2 लिखते y3 माइनस y1, फिर लिख देते हैं यहाँ पे x3 का वैल्यू कितना दिया है 8, y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 0, तो लिखते हैं यहाँ पे आएगा हाफ इंटू 0 माइनस 4, तो माइनस कितना लिखेंगे जब 20, अब प्लस कितना होगा 8 चौका 32, ये तो भाई 0 हो गया 0 तो यहाँ 32, और तो लिखेंगे यहाँ पे हाफ, 20 में से 32 जाएगा तो कितना जाएगा, तो आएगा आपके पास 12, तो 2 से कटाएंगे तो 6, एरिया आपके पास 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलते हैं 98 की ओर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सीख गए हैं, फार्मूला पीछे से देख लीजिए, आप आराम से बना पाएंगे। 98 की ओर, यदि बिंदु इतना इस रेखा पर स्थित हो तो ए का मान ज्ञात करें। इसमें ए है कहाँ, अच्छा 5 a है ना, ठीक है। तो अब जब बिंदु ये जो मतलब कोई भी एक लाइन है, रेखा बना लेते हैं, अगर इसी के ऊपर कोई पॉइंट है 5 मान लीजिए a है, तो ये रेखा हमारे पास क्या है, तो 2x माइनस 3y/5 मतलब रेखा का समीकरण है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है या पॉइंट दिया है। तो ये जो पॉइंट है 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह 5 y के जगह a डालना है। तो x के जगह 5 तो 2 इंटू 5, 2 गुना 5 और 3 गुना a बराबर कितना 5, 2 गुना 5 मतलब 10 माइनस 3a बराबर 5।
अब इस 3a को इधर, और 10 माइनस कितना 5 बराबर 3a, 3a को उधर 5 को नहीं लाए तो 5 बराबर कितना हो गया 3a। तो a का वैल्यू 5/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि बोला है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू 4 है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा का वैल्यू 3 है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके पास दो इक्वेशन दिया है, ये वैल्यू दिया है और ये दिया है, आपके पास ये दिया है। तो इन दोनों से आपको a स्क्वायर प्लस बी कुछ नहीं करना है, इसको होल स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। चलिए इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, तो लिखेंगे कितना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस लिखेंगे 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, किसके वैल्यू के बराबर है, तो चौचौ का 16 के बराबर है। और फिर जब इसको करेंगे इस वाले को, तो लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर लिखेंगे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस लिखेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका किसका वैल्यू बराबर है, तो 3 है तो यहाँ 9। दोनों इक्वेशन को आप जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थोड़ा कटाने वाला कलर पेन अलग ले लेते हैं। चले अब इसको कटा लेते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कट हो गया। अब ए स्क्वायर कॉस थीटा ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 16 9 कितना होता है 25, ये तो भाई 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। इसका मतलब दोनों को जोड़ देना, 16 9 कितना होता है 25। ऑप्शन नंबर जो दिया होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं किए, इस वाले नंबर का स्क्वायर 16 और इस वाले नंबर 3 का जो स्क्वायर को जोड़ दिए खाली 9। ऑप्शन क्या आएगा 25। आप याद रखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो इस वाले नंबर का स्क्वायर और इस वाले नंबर का स्क्वायर कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 100 वाला, चलते उसको भी कर लेते हैं। शब्द मोबाइल से एक अक्षर चुना गया तो उस अक्षर को स्वर होने का भावेल, स्वर का मतलब क्या था भावेल। तो भावेल हम क्या जानते हैं, भावेल आपके पास हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इस मोबाइल वर्ड में कितना भावेल है, टोटल वर्ड कितना है, टोटल वर्ड का हम बात करें तो मोबाइल में 6 गो वर्ड है। भावेल वर्ड कितना है, भावेल में ओ है आई है ई है, तो 3 गो है ना, ओ आई ई मतलब 3 भावेल्स है। तो आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ भावेल निकालना है, तो 3/6 दैट मीन्स 1/2। ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। आपका 100 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आराम से आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें कि आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 आराम से देखें। उसके बाद हम इसका जो सैम्पल पेपर है, एक और सैम्पल पेपर लेंगे जिसमें और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आपका एग्जाम में जो 100 मार्क्स का होने वाला है, अब इसमें 100 क्वेश्चन किए तो 85 क्वेश्चन आपको एग्जाम में होना है, लेकिन हम 100 का 100 क्वेश्चन आपको बता के दिए हैं। कुछ नहीं करना है, जितना आप तैयारी किए हैं उसको थोड़ा सा आप बेहतर कर लें। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बाकी सिर्फ 85 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव में। अब जहाँ 2 नंबर का सवाल आएगा वहाँ पे आपको 15 बनाने हैं, लेकिन ऑप्शन आपको 30 को रहेगा, 30 में 15 बनाने हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। ओके, गुड नाइट।